हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, तत्सम और तत्भव का कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन है करहाट कड़ाह, अष्ट आठ, कुछ कोख या कपित्थ कैथा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कुछ कोख। तो तत्सम और तद्भव का कुछ कोख युग्म सही है। कुछ कोख का तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही युग्म है। अन्य विकल्प असंगत हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं, उनसे उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे कड़ाह तद्भव है और कटाह तत्सम है, कैथ तद्भव है और कतिपथ्य तत्सम है, आठ तद्भव है और अष्ट तत्सम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को लेने हेतु आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। ऑप्शन है निम्नधन अज्जित बराबर निमज्जित, निधन खरा बराबर निखरा, अधधन सेरा बराबर अधसेरा, उत्धन ग्रीवा बराबर उत्ग्रीवा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, निम्नधन अज्जित बराबर निमज्जित। निम्नधन अज्जित बराबर निमज्जित शब्द में उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा निधन मज्जित बराबर निमज्जित, जिसका अर्थ है नहाया हुआ। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकार उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है। जैसे अति से अत्याचार अतिक्रमण बना है, अनु से अनुशासन अनुवाद बना है, अभि से अभिभावक अभ्यास बना है, उप से उपासना उपकार बना है। इसी प्रकार अन्य भी बनेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है दौड़ धूप, मधुमक्खी, पीतांबर या त्रिभुवन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मधुमक्खी। दिए गए शब्दों में मधुमक्खी शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह मधु की मक्खी होगा। शेष शब्दों का विवरण निम्नलिखित होगा। जैसे पीतांबर, पीतांबर है अंबर वस्त्र जिसका, इसमें बहुव्रीहि समास होगा, अर्थात विष्णु जी हैं। त्रिभुवन यानी 3 भुवन यानी संसार का समूह, इसमें द्विगु समास होगा।
दौड़ धूप यानी दौड़ या धूप, इसमें द्वंद्व समास होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना, मरने मारने पर उतारू होना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पीछे पड़ना। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना। अन्य दिए गए अर्थों के संगत मुहावरे निम्नलिखित होंगे। जैसे भाग जाना का 9-2-11 होना, मरने मराने पर उतारू होना का मतलब होगा जान पर खेलना या सिर पर खून सवार होना। बाधक होना का होगा रास्ते का कांटा होना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय इस प्रकार है। बहुत जो है वो प्रविशेषण है, अच्छा जो है वो गुणवाचक विशेषण है, लड़का जो है वो जाति संज्ञा है यानी विशेष्य है, और है जो है वो सहायक क्रिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इस वाक्य में पूरा जो है वो शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। यह परिमाण या मात्रा बताने का कार्य करता है, जिसके अंतर्गत मूर्त एवं अमूर्त दोनों ही संज्ञाएं शामिल होती हैं। यह संज्ञा की निश्चित अनिश्चित मात्रा को बताता है। प्रश्नोक्त वाक्य में सुख भाववाचक अमूर्त संज्ञा है और पूरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मूर्धन्य, दंत्य, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, दंत्य। दांत और जीभ के स्पर्श से बोलने वाले वर्ण को दंत्य वर्ण कहते हैं। जैसे ता, था, दा, धा, ना दंत्य वर्ण हैं। शेष विवरण निम्नलिखित है। दंतोष्ठ्य वह है, कंठोष्ठ्य वो और अव है, और मूर्धन्य जो है वो री, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और सा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन है चा तालव्य महाप्राण, खा महाप्राण कंठ और ता अल्प प्रदंत, मा ओष्ठ संघोष। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, चा तालव्य महाप्राण। दी गई ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में चा तालव्य महाप्राण अशुद्ध है। चा तालव्य ध्वनि तो है परंतु यह महाप्राण न होकर अल्प प्राण ध्वनि है। शेष ध्वनि एवं संबंधित विवरण शुद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है सिलीमुख, विशिख, आशुग, सारंग।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी सारंग। बाण का पर्याय सारंग नहीं है। शेष, आशुग, सिलीमुख, विशिख बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। सारंग का पर्यायवाची है रंगीन, सुंदर, रसीला, सूर्य, चंद्रमा, हाथी, हंस, हिरण, कोयल आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उच्चारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है व्याख्यान परीक्षण, स्वपरीक्षण, पाठ्यपुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण होता है। निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत अधिगम अयोग्यता के कारणों की पहचान की जाती है और उपचारात्मक शिक्षण में कारणों को हटाकर समस्या का समाधान किया जाता है। कारण को पहचाने बिना उनका हटाया जाना संभव नहीं है, अतः उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अयोगवाह कहा जाता है अल्प प्राण को, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी विसर्ग को। दिए गए विकल्प के अनुसार विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह अयोगवाह है। स्वरों की भांति इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता और व्यंजनों के समान ये स्वर से पूर्व नहीं लिखे जाते, अर्थात स्वर के बाद लिखे जाते हैं। अतः इनका योग न तो स्वर में और न व्यंजन में ही किया जा सकता है। यही कारण है कि इनको अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार जैसे बिंदी रखा जाता है, विसर्ग में 2 बिंदी को के किशोरी दास वाजपेयी ने अयोगवाह कहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सुमेल कीजिए सत्यार्थ, रामचरितमानस, सूरसागर, भक्तमाल। और दूसरे में दिया हुआ है नाभादास, सूरदास, दयानंद सरस्वती, तुलसीदास। इसका ऑप्शन ए बी सी डी है। तो इसका सुमेल इस प्रकार होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी। तो इसका सुमेल इस प्रकार होगा कि फर्स्ट का सी सही होगा, फर्स्ट का सी सही होगा, यानी सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती जी का है। और सेकंड का डी सही होगा, सेकंड का डी सही होगा, यानी रामचरितमानस तुलसीदास जी का है। और थर्ड का बी सही होगा, थर्ड का बी सही होगा, यानी सूरसागर जो है वो सूरदास जी का रचना है। और फोर्थ का ये सही होगा, फोर्थ का ये सही होगा, यानी भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है। इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, सूरसागर जो है सूरदास की रचना है और भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी फर्स्ट एवं सेकंड सही होगा।
तो उससे बैठा नहीं जाता एवं राम से खाया नहीं जाता। ये दोनों वाक्य भाववाच्य के उदाहरण हैं। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता प्रकट होती है वाच्य कहलाता है। वाच्य में क्रिया भाव के अनुरूप होती है। इसमें सदैव आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य की क्रिया सदैव एक वचन में होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दिए गए वाक्यों में तीनों वाक्य सही हैं और तीनों पंचमाक्षर अनुस्वार अनुनासिक के संबंध में सत्य कथन है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि होता है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 51 से और 52 का विकल्प चुनना है। तो गद्यांश हमारा है, कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समरस रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर मानी गई है। तो प्रश्न है, कला और जीवन अन्योन्याश्रित का तात्पर्य होगा। ऑप्शन है, जीवन में दोनों उपयोगी हैं, एक दूसरे से पृथक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, किसी अन्य तत्व पर आश्रित हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एक दूसरे पर आश्रित हैं। गद्यांशानुसार कला और जीवन अन्योन्याश्रित हैं का तात्पर्य है कि कला और जीवन एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? ऑप्शन है, जो कलावाद पर आधारित हो, जो प्रकृति का चित्रण करती हो, को कल्पना पर आधारित हो, जो जीवनोपयोगी हो। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जो जीवनोपयोगी हो। जो जीवनोपयोगी हो ऐसी कला श्रेष्ठ मानी गई है। गद्यांश में बताया गया है कि कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर मानी गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 53 और 54 के सही विकल्प छांटना है। पद्यांश है, श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। प्रश्न है इसका, इस पद में कौन सा भाव है? ऑप्शन है, करुण भाव, ओज भाव, सुकुमार भाव या मधुर भाव। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मधुर भाव। श्याम और किमि कहाँ बखानी, गिर आ नयन नयन बिनु बानी। पद में मधुर भाव है।
उपर्युक्त पंक्ति में राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन है, जो कि सीता जी के समक्ष उनकी सखियों द्वारा किया जा रहा है। उनके सौंदर्य को सुनकर सीता जी के हृदय में मधुरता और श्रृंगारिता का भाव जागृत हो रहा है, जिसके कारण उपयुक्त पद में मधुर भाव है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यह पद्यांश किस कवि का है? ऑप्शन है कुंभनदास, सूरदास, तुलसीदास या नाभादास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, तुलसीदास। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा आनयन नयन बिनु बानी। यह पद्यांश कवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, रमेश, रामायण आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? ऑप्शन है सुबुद्धि, अबुद्धि, आरोह, अवरोह, उत्कर्ष, अपकर्ष, कीर्ति, अपकीर्ति। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, सुबुद्धि, असुबुद्धि। दिए गए शब्द युग्मों में विलोम की दृष्टि से सुबुद्धि, असुबुद्धि शब्द युग्म सही नहीं है। सही युग्म इस प्रकार होंगे, सबुद्धि का दुर्बुद्धि होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, कीर्ति का अपकीर्ति होगा, आरोह का अवरोह होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुमेल की करना है, तलवार है, टेढ़ा है, तरु है और पटु है। और दूसरा स्तंभ जो है वो कॉलम में दिया हुआ है, वृक्ष, प्रवीण, वक्र और कृपाण। और ऑप्शन ए बी सी डी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी कि फर्स्ट का डी सही होगा, फर्स्ट का डी सही होगा, यानी तलवार को कृपाण कहते हैं। और सेकंड का सी सही होगा, सेकंड का सी सही होगा, यानी टेढ़ा वक्र को कहते हैं। और थर्ड का ये सही होगा, थर्ड का ये सही होगा, यानी तरु को वृक्ष कहते हैं। और फोर्थ का बी सही होगा, फोर्थ का बी सही होगा, यानी पट को प्रवीण कहते हैं। दिए गए कूट शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, जिनका सुमिलित क्रम इस प्रकार है। तलवार जो है कृपाण को कहते हैं, टेढ़ा वक्र को कहते हैं, तरु वृक्ष को कहते हैं और पटु प्रवीण को कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। दिए गए वाक्य में से मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की परिभाषा होगा, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अन्य वाक्य इस प्रकार हैं,
यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ये सरल वाक्य है। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, ये भी सरल वाक्य है। उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, यह संयुक्त वाक्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संबंध, अपादान, अधिकरण या संबोधन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अधिकरण। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में अधिकरण कारक है। उपयुक्त वाक्य में द्वार द्वार के बाद कारक चिन्ह पर का लोप है, जिसके कारण अधिकरण कारक होगा। अधिकरण में और पर चिन्ह होता है, संबोधन में हे अरे चिन्ह होता है और संबंध में का की के रारी रे होता है। अपादान में से अलग होना चिन्ह होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।